नमस्कार, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। मतलब आपसे क्या बोला गया है कि जो प्रकाश की किरण है यदि उसको छोड़ा जाए लेंस के सामने तो क्या होती है, सीधे चली जाती है, वहाँ से टकराने के बाद वो वापस नहीं लौटती है। तो पहले हम लोग लेंस बना लेते हैं। आपके पास ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने अगर हम लोग पॉइंट ड्रॉ करें तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, ओ को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। फिर यहाँ पर पॉइंट होता है F1। क्या होता है, F1 मतलब फोकस बिंदु। यहाँ पर होता है 2F1। 2F1 मतलब इस वाले पॉइंट को हम लोग C भी कहते हैं, मतलब वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लेंस का एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो अगर जब भी क्या होता है प्रकाश की लाइट O से जाती है तो वो बिना विचलित हुए उसी पॉइंट से ये वापस चली जाती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश केंद्र पर क्या होता है, बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। आपको उस समय का परावर्तन का कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं हम लोग। अवतल दर्पण है आपके पास, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बोला गया है कि वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पर पॉइंट हो गया F और यहाँ पर पॉइंट हो गया आपका C। तो बोला गया है कि वक्रता केंद्र से होते हुए, मतलब यदि एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, सपोज यहाँ से हम लोग ऐसे करके लाइट पास आउट करते हैं, C से होते हुए एक लाइट जा रही है, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि कोई लाइट C से जाती है तो टकराने के बाद वापस C से ही चली आती है। हम लोग ये लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो C से वापस चली आती है। तो आपसे पूछा गया है कि आपतित होती हुई जो परावर्तन कोण है, मतलब वापस जो आ रहा है, उसका मान क्या होगा। तो जो नॉर्मल अविलंब खींचा जाता है वो भी C पर ही है। जो अविलंब है आपका वो कहाँ है, C पर ही है, यहाँ पर ही अविलंब है। और यहाँ पर आपका आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सही ऑप्शन है C। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति वस्तु का सुस्पष्ट रूप देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, मतलब बोला गया है कि एक सामान्य व्यक्ति की आंख का दूर बिंदु और निकट बिंदु कौन कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं जो निकट बिंदु होता है वो आपका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और जो आपका दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी, अनंत। तो ऑप्शन इसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो उस कंडीशन में परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V = IR। V = क्या पढ़े होंगे, IR। तो यहाँ से I का मान अगर आप निकालें तो V/ क्या हो गया, R। इतना समझ में आया। ठीक है, अब बोला है यदि प्रतिरोध की तुलना में कितना गुना कर दिया, 3 गुना। मतलब पहले जो R था अब उसी R को एक नया R लिया गया जो पहले को कितना कर दिया, 3 गुना, मतलब 3R कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3R। तब उस समय I का मान क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, I = V/R। तो V की वैल्यू तो सेम है तो V लिख दिए, अपॉन में कितना लिखेंगे, 3R। कितना लिखेंगे, 3R। तो हम लोग कितना जानते हैं, देखिए यहाँ से ये हमारा नया वाला है, ये मेरा नया वाला I है।
पुराना वाले की वैल्यू है v अपॉन आर, तो यहाँ से v अपॉन आर की वैल्यू रखते हैं, तो आई डैश की वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आई आ जाएगा। मतलब पहले वाले से कितना गुना है, 1/3 गुना है, तो सही ऑप्शन होगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मतलब आपको बोला गया है V = 200 वोल्ट। फिर आगे बोला है मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब, मतलब आपके पास R की वैल्यू दी हुई है एक 100 ओम, ध्यान सुनिएगा, एक क्या है 100 ओम, R1 की वैल्यू हो गई 100 ओम और R2 की वैल्यू हो गई 200 ओम। कितना हो गया, 200 ओम। फिर बोला है इन दोनों बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जा रहा है। मतलब टाइम आपका दे दिया है 1 आवर, कितना दिया है 1 आवर। फिर प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, आपसे खपत पूछ लिया है, मतलब प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितना खपत होगा। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग के पास क्या होता है खपत, मतलब ऊर्जा व्यय जो होता है आपके पास, अगर आपको पढ़े होंगे तो ऊर्जा व्यय का जो फार्मूला होता है, व्यय का फार्मूला होता है पावर किसमें, वाट किसमें, किलोवाट में रहना चाहिए। पावर किस में रहना चाहिए, किलोवाट में रहना चाहिए, इनटू टाइम, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। इतना समझ में आया, ये आपका ऊर्जा व्यय का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास P की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से यूज करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए R1 R2 अगर घर दिया है मकान में, तो मकान में वायरिंग जो होती है वो कैसा होता है, समांतर होता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कैसा हुआ, घर में समांतर वायरिंग होता है। ठीक है, समांतर वायरिंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल R निकालें, आप टोटल RT निकालें, तो क्या हो जाएगा R1 × R2 अपॉन में R1 + R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकला क्या 100 × 200 अपॉन में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 1 0 2 0 कट गया, तो कितना आया 200/3, मतलब आपका 200/3 क्या आया, टोटल R आ गया। इतना ओम आपका टोटल R आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पावर। पावर बराबर होता है आपका V × I, V × I। ठीक है, अब I तो है नहीं आपके पास, R है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं V × I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया V² अपॉन में R। इतना समझ में आया। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। V की वैल्यू कितना है 200 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 200 स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 200 × 200 अपॉन में R की वैल्यू कितना है 200/3, तो 200/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इंटू हो गया 3, कैंसिल आउट कर दे, 200 से 200 कट गया, तो बचा कितना 200 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 600, 3 दूना 600 वाट आ गया। कितना आ गया 600 वाट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाट, आंसर वाट घंटा दिया है, कितना दिया वाट घंटा, तो यहाँ पे हम लोग किलो वाट लिए थे ना, तो वाट में ही रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में वाट दिया है। तो पावर कितना आया 600, कितना आया है 600 गुणे टाइम कितना दिया था 1 घंटा, कितना दिया था 1 घंटा, तो करेक्ट आंसर आ गया 600 वाट, 600 वाट घंटा। ठीक है, 600 वाट आवर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस का फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण और लेंस होगा। मतलब आपसे बोला गया है कि लेंस हो चाहे दर्पण, उसमें f की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है। तो आपको 25 को नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कि मेरी f की वैल्यू जो है वो कैसी है, नेगेटिव है। कैसी है,
नेगेटिव है। तो ऋणात्मक होने के कारण आपके पास 2 दर्पण होते हैं और 2 लेंस होते हैं। तो आप अगर अवतल दर्पण बनाएं तो अवतल दर्पण में जो f की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होता है, और उसी प्रकार जब आप अवतल लेंस बनाएंगे तो इसमें भी आपका f की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। तो दोनों अवतल होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं कि यदि 2 ओम का प्रतिरोधक, 4 ओम का प्रतिरोधक, 6 ओम का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई है और इस परिपथ में I का मान जो दिया है वो 2 एम्पियर दिया है। कितना दिया है, 2 एम्पियर, और ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, आपसे प्रत्येक में किसका मान पूछा है, भी का मान पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम में भी का मान अलग अलग होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले टोटल भी निकालेंगे। तो टोटल भी निकालने के लिए टोटल आर निकालना जरूरी है। तो श्रेणी क्रम में अगर आर टोटल निकालोगे तो सबको ऐड कर दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों को आप ऐड करोगे। ठीक उसी प्रकार 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आया, टोटल हो गया 12 ओम। कितना आया, 12 ओम। ये आपका RT है, टोटल प्रतिरोधक, कुल प्रतिरोधक। ठीक है, अब I का मान कितना दिया, 2 एम्पियर। तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू होता है I इंटू आर, I इंटू आर। तो V बराबर हो गया 2 गुणे 12, ठीक है, 2 गुणे 12। तो V इक्वल टू कितना आ गया, 24 वोल्ट। इतना पता चला, 24 वोल्ट। चलिए आइए, आपको प्रत्येक में क्या करना है, भी का मान निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो V1 का मान निकालेंगे, ध्यान सुनिए, V1 का मान निकालेंगे तो I इंटू I का मान पूरे तार में क्या होगा, सेम होगा। तो I इंटू क्या हो जाएगा, इसे हम लोग मान लेते हैं R1। ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। तो ये हो जाएगा I इंटू R1। तो आंसर कितना आएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप V2 की बात करोगे तो I इंटू R2 हो जाएगा। I इंटू क्या होगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो I का मान कितना है, 2। I का मान कितना है, 2। R2 का मान कितना है, 4। तो दोनों का 4 दूना 8 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार आप V3 निकालोगे, कितना निकालोगे, V3 निकालोगे तो क्या होगा, I इंटू R3, I इंटू R3। I का मान कितना है, 2, और R3 का मान कितना है, 6। तो 6 दूना 12। ठीक है, 12 वोल्ट। अच्छा, आपको आंसर कितना है, 4, 8, 12। तो 4, 8, 12 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। अच्छा, आंसर सही आया, चेक करना होगा। तो आप देखो टोटल भी कितना आया है, 24 वोल्ट आया है। कितना आया, 24। और इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इनका भी सम कितना आएगा, 24 वोल्ट। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ZnH2SO4 रिएक्ट करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद ZnSO4 प्लस H2 हो जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको बोला गया है कि जब Zn के साथ H2SO4 मिलता है तो क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में हुआ क्या कि Zn जो होता है H2 से, मतलब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो क्या करेगा कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले को
हटा देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और इसकी जगह अपने खुद आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Zn खुद आ गया और ZnSO4 + H2 क्या हो गया, बाहर। हुआ क्या, विस्थापित किया है, तो विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, संयोजन, संयोजन का मतलब हमने पहले भी बात किया था कि जब आपका ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल निर्माण करते हैं। और वियोजन क्या कहता है, एक सिंगल अभिकारक से A + B बन जाए, मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाए। द्विविस्थापन क्या कहता है, आयन आपस में आयन का क्या हो, आदान प्रदान या एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, द्विविस्थापन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। चलिए तो इसका प्रचलित नाम क्या है, आपसे ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो धावन सोडा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, या Na2CO3 पूछे चाहे .10H2O इसके आगे लगा दे, दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों सेम होंगे। बस यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पर वाटर के क्रिस्टल जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर ये क्या होता है, CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3 ये आपका क्या है, बेकिंग पाउडर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो CaSO4 डॉट लगाइएगा, ½ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा है। तो क्षार धातु जो होता है आपका सोडियम है। क्या है, सोडियम एक क्षार धातु है। ये चैप्टर नंबर 5 से इस बार ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम ए। अच्छा, एक चीज़ और जब नहीं आया देख लीजिए, जो आप पहला ऑर्बिट पढ़ते हो, हलीना ने की रब से फरियाद, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं, याद रखिएगा, हो सके बाय द वे काम दे आपको बाद में। चलिए, कॉलम ए दिए गए हैं और कॉलम बी दिया है, आपको मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। हेलो एल्केन, अभी पिछले वाले लेक्चर में बात किया था, जब भी हेलो शब्द आए तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सभी का बात कर रहा है। और एल्केन शब्द का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। तो ऐसे हम लोग खोज लेते हैं कि इसमें से, अच्छा इसमें देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है लेकिन OH आया है, तो ये नहीं होगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, Cl आ गया, तो इसका मतलब ए का ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड, ठीक है, कौन सा सही है, सेकेंड। उसी प्रकार एल्कोहल, तो मैंने बोला था जब भी शब्द लास्ट में ऑल आए, क्या है, ऑल, तो इसका मतलब वहां पर OH ग्रुप जुड़ा होगा। कौन सा ग्रुप, OH जुड़ा होगा। खोजते हैं, OH इसमें आया, नहीं आया, OH इसमें आया, नहीं आया, OH इसमें आया है, तो बी का आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कीटोन आया है, क्या आया, ओन शब्द आया है, क्या आया लास्ट में, ओन, कीटोन। जब ओन आएगा तो इसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में O होगा और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के चैन होंगे, मतलब बीच में कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड पर। क्या ये डबल बॉन्ड आया है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब कीटोन का आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। अब एल्कीन बचा, इसका भी बता दे रहे हैं, ईन शब्द आया है, क्या आया है, ईन आया है, तो ईन में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। तो पहले का सेकेंड, दूसरे का बी का फर्स्ट, नहीं ये भी नहीं है, फर्स्ट बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार धातुएं हैं, इनमें से कौन सी क्षार धातुएं, अभी जस्ट पीछे ही बात की है कि पहला जो ग्रुप होता है वो क्षार धातुएं होता है। हलीना ने की रब से फरियाद, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है और ये प्रश्न आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखिए ध्यान सुनिए, आपके पास क्या है, एल्काइन, ठीक है। इसके अलावा 2 नाम और होते हैं, जैसे पहला नाम होगा
केन, एक नाम ये सुने होंगे आप, एक सुने होंगे एल्कीन, ये 3 नाम आप सुने होंगे, ठीक है। और हमने बात भी किया होगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, पहले वाले समय CnH2n+2। अब हर में 2 माइनस करते जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसमें क्या करें 2 माइनस करना, CnH2n, अब 2 माइनस करोगे तो सिर्फ 2n ही बचेगा, ठीक है। इसमें से 2 माइनस कर देना, हाइड्रोजन में से सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2n बचेगा। अब उसी प्रकार इसका कर लेते हैं, Cn, इसके बाद ये आएगा H2n-2, तो ये आपका क्या हो गया एल्काइन का हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। तो ऐसा फार्मूला कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण परिवहन किसके माध्यम से होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी जल का पहला शब्द क्या है, जाइलम, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, जाइलम करेक्ट हो जाएगा। तो जाइलम ऑप्शन नंबर ए है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब मतलब बीपी कितना होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, पहला सिस्टोल होता है फिर डायस्टोल होता है, मतलब पहले सिकुड़ता है फिर आपका क्या होता है, फैलता है। तो सिकुड़ता है तो 120 mmHg होता है, mmHg, और जब फैलता है तो 80 mmHg होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है 120-80 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है। ये आपका प्रश्न जो है कट गया है इस बार, मतलब ये आपका प्रश्न कहाँ से आया है, तो जय विकास, आप वहाँ पर सुने होंगे अनुवांशिकता और जय विकास, तो इस बार सिलेबस में क्या है, सिर्फ अनुवांशिकता है, मेंडल के थ्योरी तक है, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक है वो कट गए। तो समजात अंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो इस बार सिलेबस में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे को निम्नलिखित में से जीनोटाइप लिखना है, लेकिन पौधा कैसा होना चाहिए, लंबा तना होना चाहिए और झुरीदार होना, बीज जैसा क्या होना चाहिए, झुरीदार। देखिए कैपिटल टी जो होता है वो दर्शाता है लंबे टी को, ठीक है। स्मॉल टी जो होता है वो बौने टी को दर्शाएगा, बौना, ठीक है। झुरीदार और राउंड वाला, ठीक है, तो राउंड जो होगा वो कैपिटल आर होगा, ठीक है, गोला, और झुरीदार जो होगा वो स्मॉल आर दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, झुरीदार, ठीक है, झुरीदार। तो आपको दिखाना क्या है, लंबा और झुरीदार, तो लंबा और झुरीदार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल आर, मतलब आपको लंबा दिखाना है, ये हो गया, और क्या दिखाना है, झुरीदार, तो ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा किसमें जनन होता है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक तरह का जीव है जिसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता है, जब इनका खंडन होता है तो इनके आपस में न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, ये आपस में बढ़ जाएंगे, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक और बन जाएगा यहाँ से, और इस वाले से क्या होगा, एक और न्यूक्लियस आके अमीबा बन जाएगा, मतलब 2 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्थानीय निवासी द्वारा वन संपदा को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, ठीक है। ये भूगोल का भी प्रश्न है, यहाँ पर बायोलॉजी का भी प्रश्न है, जीव विज्ञान का। वो आयोजन कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। तो उत्तराखंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हिमाचल, ठीक है। उत्तराखंड, हिमालय दिया ना, हिमाचल नहीं, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जठर ग्रंथि उपस्थित होता है। तो इसके पहले वाले भी सेट में हम लोग बात किए थे कि जो जठर ग्रंथि है, वो जठर ग्रंथि से क्या होता है, जठर रस निकलता है,
जठर रस निकलता है। और जो ये जठर रस होता है ये कहाँ निकलता है? तो आमाशय में निकलता है। कहाँ पर? आमाशय में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बड़ी आंत में क्या होता है? अवशोषित होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पाचन होता है। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय रस निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग के पास। ऐसे गोली दर्पण हो गया, ठीक है, बैक कर लेते हैं। गोली दर्पण भाई गोल बना लेते हैं हम लोग के पास क्या है? गोली दर्पण। ये हो गया आपका गोली दर्पण, ठीक है। अब गोली दर्पण में बनाया कैसे गया था? तो गोली दर्पण को बनाने के लिए बोला गया था इनके साइड से ऐसे करके कट कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। काटने के बाद ये आपको कितना दिखाई देगा? एक काटने, इसको काटे तो ऐसे दिखाई देगा और इसको काटे हैं तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और एक साइड इसका क्या होगा? पॉलिश कर दिया जाता है, ऐसे करके पॉलिश कर देंगे। तो ये वाला जो पॉलिश ऐसे वाला एरिया दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका उत्तल। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। फिर बोला इनके नाम लिखिए, तो अवतल और उत्तल होते हैं। 2 लिख दिया। पहले वाले में कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? अवतल और उत्तल दर्पण। फिर उसके बाद बोला है किसी गोली दर्पण के वक्रता, केंद्र व मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो देखिए आपका कहने का मतलब एक सर्कल का कहीं ना कहीं केंद्र होता है जिसे हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसका क्या होता है? एक केंद्र होता है सी, और जहाँ पर ये पॉइंट कट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी। तो आपका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। और एवं बोला है कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? जो लाइन सी और पी को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है, सीधी रेखा में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। फिर एक प्रश्न पूछ लिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। अब सवाल करते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है और दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु रखी गई है। आपके पास कौन सा मिरर है? उत्तल। आपके पास मिरर कौन सा है? उत्तल। तो उत्तल मिरर में आपका जो दर्पण दिया हुआ है, जो दर्पण का फोकस दूरी दिया है वो f इक्वल टू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल दर्पण में f की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बोलोगे पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। फिर प्रश्न पूछा है कि यदि इसको दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और कितनी सेंटीमीटर दूरी रखी गई है? यू की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। कितनी रखी गई है? 30 सेंटीमीटर का। चलिए सॉल्व करते हैं। भी का मान बताना है, कहाँ बनेगा, ठीक है। प्रश्न में क्या क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, सब कुछ बता देना है हम लोग को भाई। जो यहाँ से भी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका सूत्र है, ठीक है। यहाँ से भी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ से क्या करते हैं? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इस u को मैंने इस साइड लाया तो प्लस था, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ से ये क्या है? इसका सूत्र है। आप इसको लिखोगे अच्छे से कि ये आपका दर्पण का सूत्र है, ठीक है। ये आपका किसका? दर्पण का सूत्र है। अब इस सूत्र पर आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू रखोगे। क्या करोगे? इसकी वैल्यू आप रखोगे। देखिए रखते हैं 1/v इक्वल टू f की वैल्यू कितना है? 30। कितना है? 30 माइनस u की वैल्यू कितना है? 30। तो 1/30 क्या है? माइनस 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/30। तो 1/v बराबर कितना आएगा? एलसीएम आपका 30, 1 कितना हो गया? 2, कैंसिल आउट कर देंगे। 1/v बराबर 1/50। तो v बराबर कितना आया? 15 सेंटीमीटर। कैसा आया? पॉजिटिव आया। कैसा आया? पॉजिटिव आया। m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से।
किसकी निकाल लेते हैं, एम की वैल्यू। एम बराबर क्या होता है, माइनस भी अपॉन यू। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये दर्पण है। दर्पण का सूत्र होता है आवर्धन क्षमता, एम को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो एम बराबर कितना आएगा, -50। यू की वैल्यू कितना है, -30, काट देंगे तो एम की वैल्यू कितना आएगा, 15 दूना 30, मतलब 1/2। तो एम की वैल्यू कितना आया, 1/2। अब देखिए m की वैल्यू क्या आया है, 1 से छोटा। m की वैल्यू क्या आया है, <1। तो वस्तु कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। क्या आई है, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, सीधा। सीधा के साथ क्या बनेगा, आभासी। निकाल लेते हैं हम लोग सीधा आभासी भी। m बराबर एक और फार्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज बराबर m गुणे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m की वैल्यू कितना आया है, 1/2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 5। कितना दिया है, 5। तो आंसर कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर। कैसा आया है, पॉजिटिव। कैसा आया है, पॉजिटिव। इट मीन्स कि जो वस्तु बना वो कैसा बना है, सीधा। कैसा बना है, सीधा। सीधा के साथ कैसा, आभासी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अच्छा, परिभाषा यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है कि जो आपका वक्रता केंद्र होता है, यह उस गोले का केंद्र है जिसका भाग दर्पण से बना होता है। इसे हम लोग सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, सी से दर्शाया जाता है। दूसरा, मुख्य अक्ष ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता का अर्थ को समझाइए। देखिए, आंख का जो समंजन क्षमता होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि फोकल लेंथ को हम लोग घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजस क्षमता। किसका, आंख का। ठीक है, समझ में आया पहला चीज। जो आंख का लेंस फोकल लंबाई बदलने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, समंजस क्षमता कहते हैं। या तो आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि आंख के लेंस की फोकस लंबाई अपने आवश्यकता के अनुसार यदि उन्हें परिवर्तित कर दे तो उसे हम लोग आंख का समंजस क्षमता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में बोला है, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की किरण आरेख बनाइए। आपको क्या है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल लेंस है, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। ये आपके पास उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना कहाँ पर, वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है। मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर रखा जाएगा, 2f पर रखा जाएगा। कहाँ पर, 2f पर रखा जाएगा। तो पहले सीधी रेखा हो गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को 2f पर रखना है। देखिए यहां से, यहां पर आपका जानते हैं f1 होता है, यहां पर आपका f1 मतलब 2f1 होगा। ठीक है, इस साइड में आपका क्या होता है, f2 होता है और यहां पर क्या होगा, 2f2 होता है। जनरली हम लोग जानते हैं यदि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि वस्तु को रखा जाए, मतलब 2f1 पर रखा जाए, तो आपका प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है और सेम उसी की तरह बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वस्तु को रखते हैं। ठीक है, वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f1। ठीक है, 2f1 पर रखा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट सीधी ले जाएंगे और ये f को कट करते हुए यहाँ पर जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी सीधे यहाँ से लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाश केंद्र से लेके जाएंगे और ये सीधी ऐसे जाते हुए चली जाएगी और ये कहाँ कट करेगी, यहाँ पर। थोड़ा सा आगे हो गया है। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने ही ये कट करती है। लाइन ये तिरछी है थोड़ी सी। तो आप एक चीज़ और, इसमें एरो जो होगा वो मस्ट होगा, आप एरो दर्शाते जाइएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, ओ है, ऑप्टिकल सेंटर है। मतलब जितनी बड़ी क्या होगी वस्तु होगी उतनी बड़ी क्या होगा, इमेज बनेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट क्या हो गया है, तिरछी हो गई है। चलिए नेक्स्ट इसी में बोला है, यदि वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखा जाए। चलिए एक और लेंस हम लोग बना लेते हैं। लेंस आपके सामने है,
इस पे आप क्या कर रहे हो, एक मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दे रहे हैं हम लोग। मुख्य अक्ष हो गया आपका, ठीक है। मुख्य अक्ष के पॉइंट पर आपको पॉइंट देना है। यहाँ पर आप बोलोगे कि F1 है, यहाँ पर आपका क्या है 2F1 है, और यहाँ पर आपका क्या है F2 है, और यहाँ पर क्या है आप F2 2F2 है, ठीक है। आप F डैश भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग को वस्तु कहाँ रखना है, वस्तु कहाँ रखना है, देखिए यहाँ पर 2F और अनंत के बीच में, 2F के और अनंत के बीच में, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हो गया आपका वस्तु, ठीक है, ये आपका क्या हो गया वस्तु। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की लाइट जाएगी, ठीक है, प्रकाश की लाइट टकराने के बाद ये F2 से होते हुए चली जाएगी, ठीक है। दूसरा लाइट जो होगा वो इससे होते हुए जाएगी, थोड़ी तिरछी एकदम सीधी जानी चाहिए थी, तो कट कहाँ कर रही है, देखिए यहाँ पर कर रही है, कहाँ कर रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, तो जहाँ पर कट करता है वहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका सेकंड वाले का जवाब है, यदि वस्तु को 2F और अनंत के बीच में रखा जाए। तो किरण आरेख आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित करके किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करिए। मतलब दो लाभ का उल्लेख करना है। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का तथा मतलब I का मान निकालना है, तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान मतलब टोटल I भी निकालना है। मतलब प्रत्येक का भी निकालना है और इसका पूरे वायर में कितना दौड़ रहा है ये भी हम लोग को निकालना है। पहले हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो दो लाभ बता देते हैं। तो पहला लाभ है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर इसमें क्या होता है, जब एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, पूरे वायरिंग खोलने की जरूरत नहीं है, जो बल्ब फ्यूज होगा आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। और समांतर क्रम में जोड़ने से शॉर्ट सर्किट की जो चांसेस होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दो लाभ हो गए। अब आइए सवाल करते हैं हम लोग। देखिए आपके पास क्या है समांतर क्रम में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, RT निकालोगे। क्या निकालोगे, RT मतलब टोटल R निकालोगे। तो RT निकालने के लिए जो आपका R1 है, मान लीजिए ये हमारा क्या है R1 है, ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका क्या है R3 है। तो आप पहले क्या बोलोगे, ये निकालना है हम लोग को। तो आप पहला लाइन लिखोगे कि R1 R2 R3 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और जब भी रेजिस्टेंस समांतर क्रम में होते हैं तो आप प्रतिरोधकों को जोड़ देते हैं ना, तो 1 में RT फार्मूला होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। यहाँ से हो जाएगा 1 में RT बराबर 1 में 8, R1 की वैल्यू है 8, 1 में 12 प्लस 1 में 24, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 1 में RT बराबर एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 24, 24 8 त्रिक के 24 12 दूना 24, तो 24 एलसीएम हो गया। 8 त्रिक के 24 12 दूना 24 12 24 कम 24, तो 1/RT बराबर कितना आएगा 3 2 5 1 6 बटा 24, 6 चौक के 24 काट देंगे तो कितना आया 1/4। इसको उल्टा करते हैं तो RT मतलब RT जो आया कितना आया 4 ओम। कहने का मतलब है कि आपके इस पूरे परिपथ में कितना ओम का प्रतिरोधक है, तो 4 ओम का प्रतिरोधक है। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या पढ़ते हैं, I इक्वल टू होता है V/R जो होगा वो टोटल होगा। तो V की वैल्यू कितना है 8 वोल्ट, कितना है 8 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 8 वोल्ट, ठीक है, यहाँ आपको 8 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। RT का कितना मान है 4, कितना है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 4, 4 दूना 8, तो I बराबर कितना आया 2 एम्पियर, कितना आया 2 एम्पियर, ठीक है। अब बोला गया है कि प्रत्येक में मान निकालना है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है और श्रेणी क्रम में I का मान सेम होता है। तो इसका मतलब जो 8 वोल्ट है वो सब में क्या होगा, सेम गया होगा, और यह प्रत्येक में I का मान निकालना है। तो ये है इस वाले वायर में गया है I1
बोला गया है इस वाले वायर में गया है I2 और इस वाले वायर में गया है I3। तो सबसे पहले I1 निकालते हैं। तो I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन में R1, और V की वैल्यू कितना है 8, R1 की वैल्यू कितना है 8। तो 8/8 काट देंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, I का मान कितना है 1 एम्पियर, कितना आया 1 एम्पियर। ठीक इसी प्रकार I2 निकालेंगे। तो I2 बराबर होगा V अपॉन R2, और V की वैल्यू कितना है 8 और R2 की वैल्यू कितना है 12। काट देते हैं तो 4 दूना 8, 4 तेई 12, 2/3 आएगा। ठीक इसी प्रकार I3 निकालते हैं, और I3 बराबर कितना होगा V अपॉन R3। तो V की वैल्यू कितना है 8 और R3 की वैल्यू कितना है 24, 8 त्रिके 24, तो 1/3 एम्पियर। ठीक है, 1/3 एम्पियर। समझ में आया। अगर आपको चेक करना है तो टोटल I कितना आया है 2 एम्पियर। ठीक उसी प्रकार कितना आया है 2 एम्पियर। अब इनको जोड़ो, 1 एम्पियर, 2/3 एम्पियर और 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक का अर्थ समझाइए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक जो होता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरक का अर्थ मतलब वो होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में यदि आप क्या करते हो, उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हो, तो ये जो परिघटना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरक। फिर बोला है यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको प्रेरित विद्युत धारा में उत्पन्न करना है तो आप क्या करो, कुंडली के ऊपर क्या करो, मैग्नेट को अंदर बाहर करोगे तब पर भी ये होता है, या क्या करते हैं कि मैग्नेट को फिक्स करके उसे अंदर बाहर करेंगे तब पर भी क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। फिर बोला है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। चलिए, अब दाएं हाथ का नियम लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है F, एक होता है B और एक होता है क्या चीज़, फील्ड। ये F मतलब होता है फोर्स, बल। ठीक है, B मतलब होता है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्र लिख दिया तो एरिया नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। और I होता है एक, तो I आपका क्या है, धारा। क्या है, धारा। ठीक है, और कभी कभी I के जगह वेलोसिटी भी यूज करता है ना, वेग। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, I जो बल लगता है वो अंगूठे पे लगता है, अंगूठा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो आपका तर्जनी लगाती है, तर्जनी दिखाती है। और धारा जो होता है या वेग जो होता है वो आपका मध्य फिंगर लगाता है। ठीक है, मिडिल, मध्य वाली जो उंगली होती है वो। मतलब आपका कुछ देखिए इस प्रकार से बनता है। आप 3D में बनाए तो इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा। आप इसमें अलग अलग नाम लिख सकते हैं कि ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, ये आपका मध्य फिंगर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको आंसर देखना है तो देख लीजिए। इस परिघटना में जिसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी प्रक्रम को हम लोग चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि 2 नियम लिखना था, तो यहाँ पर देखिए 3 दे दिया मैंने। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, देखिए कुंडली में क्या करना है, प्रेरित विद्युत धारा मतलब कुंडली है ऐसे करके, इसमें क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न है और इसको चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया जाए या उत्पन्न कराया जाए। मतलब इसमें क्या करा, इसको चुंबकीय मैग्नेट की उपस्थिति में, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट रखा है तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बाहर इसको मूवमेंट कराया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा बोला यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके उत्पन्न कर दे। मतलब आपको इस बार क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करना है। मतलब ये कुंडली है, अब इसको इधर अंदर बाहर करते हैं। अब क्या करेंगे, मैग्नेट को ही अंदर बाहर करेंगे। मतलब एक बार ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की मान बढ़ जाएगा, फिर दूर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, ले जाएंगे बाहर तो इससे भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति करके प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब जो कुंडली है उसको भी मोशन करके क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर बोला है कि इसमें और भी प्रश्न था, हाँ, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के रूल। देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत
अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो तीनों होते हैं आपके, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, ये मेरा बायां हाथ है, ये आपका दायां पूछा हुआ है ना, दायां हाथ, तो दायां हाथ इस प्रकार से होता है, दो तीनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर बोला है कि क्या होता है, लंबवत चला जाता है। चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अनुसार ज्ञात किया जाता है। इस नियम के अनुसार बोला गया है कि दाहिने हाथ का अंगूठा जो होता है तर्जनी और माध्यमा होता है, परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है। अंगूठा क्या बताता है, गति की दिशा बताता है, मतलब जो बल लगाया जाता है। तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, प्रदर्शित करते हैं। और माध्यमा मीडियम जो होता है चालक में प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करता है, मतलब आई का मान व्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। विद्युत मोटर, चलिए पहले भी हम लोग इसको अच्छे से डिराइव किया था, अभी भी बात कर लेते हैं। विद्युत मोटर जनरली क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रूपांतरित कर देता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ये ऑप्शन में भी पूछा जाता है, ठीक है। किसी विद्युत मोटर की संरचना, कार्य सिद्धांत, कार्यविधि का मोटर नामांकित चित्र, मतलब आपको बताना है। तो विद्युत मोटर क्या होता है ये बता दिए। विद्युत मोटर बनता क्या है, विद्युत मोटर आपके दो चुंबक होंगे, वलय होंगे, रिंग होंगे, ब्रूस होंगे, कुंडली नुमा वायर होगा, उसमें बैटरी जोड़ा जाएगी, करंट फ्लो कराया जाएगा और क्या होगा, वो रोटेट करने लगेगा। ये आपका रचना हो गया। कार्य कैसे करते हैं, कार्य जो होते हैं फ्लेमिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है, सिद्धांत जो होता है। कार्यविधि कैसे होता है, तो कार्यविधि जब घुमाया जाता है ABCD कॉइल को, तब वो कार्य करते हैं, वो घूमते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए बोला गया विद्युत मोटर क्या होता है, तो अभी बताया मैंने कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए और बोला है प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल आपका देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही कुंडली के सिरों पर बल युग्म कार्य करता है, जिसकी वजह से कुंडली अक्ष के परितः क्या होती है, घूम जाती है फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, और ये स्वतंत्र होकर घूमने लगती है। ये सॉफ्ट जो होती है, ये जो सॉफ्ट दिख रहा है, ये क्या होगी, ऐसे घूमने लगती है। फिर बोला है संरचना, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब मैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, मतलब बीच में क्या होता है, एक सॉफ्ट डाली होती है आयरन की, वो होती है। विभक्त वलय जो होता है आपका, रिंग जो होता है आपका, रिंग जो लगा है आपका, वो ब्रूस लगा हुआ है। ब्रूस मतलब आपके B1 B2 क्या है, ब्रूस है, कार्बन के ब्रूस लगे होते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो चुंबकीय क्षेत्र में आपका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, आर्मेचर लगाया जाता है। आर्मेचर कुंडली को क्या करता है, एक आयताकार ABCD को कच्चे लोहे के क्रॉड पर, तांबे पर, पृथक तारों पर अनेकों बार लपेटे गए होते हैं, चुंबक के क्षेत्र के बीच में घुमाया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा समझिए ये आर्मचर है, यहाँ पर ऐसे रखा होता है, और इसी आर्मचर पर क्या होता है, बहुत सारे कुंडली नुमा वायर को घुमाया जाता है, कॉपर वायर को। फिर इसको क्या किया जाता है, बैटरी से जब लगाया जाता है तो ये आपस में क्या करना, रोटेट करने लगते हैं। INS पद पे बात करते हैं। अच्छा ये बोला भी आयताकार कुंडली ABCD होता है, जो कच्चे क्रोड पर तांबे की पृथक तारों को अनेकों बार बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसी में विभक्त वलय, जो आपका रिंग होता है। बोला गया दो अर्धाकार वलय होते हैं, मतलब जो रिंग है देखिए यहाँ पर आधा आधा लगा है ना, तो बोला गया अर्धाकार, ठीक है। अर्धावृत्ताकार क्या होता है, वलय होता है। आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों पर अलग अलग वलयों को क्या करता है, जोड़ता है, और विभक्त वलयों को आर्मेचर कुंडली पर धुरादंड से जुड़ा होता है, ठीक है, ब्रूस द्वारा जुड़ा होता है, साथ साथ ही आर्मेचर कुंडली को क्या करता है, घुमाता है। अब ब्रश की बात करते हैं, ब्रूस की बात करते हैं। विभक्त वलय पर क्या होता है, कार्बन धातु की बनी होती है, ठीक है। कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 B2 स्पर्श करती हैं, उनको क्या करती है, ऐसे छुए रहती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं, ठीक है। अब फिर बाद में आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। कार्यविधि क्या होता है, कार्यविधि वर्किंग क्या होता है। जब किसी बैटरी से कुंडली को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस समय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो उनकी भुजाएं ABCD जो होती हैं वो बराबर, लेकिन ये उनकी जो दिशा होती है वो आपस में क्या हो जाए, विपरीत हो जाती हैं, लेकिन वो विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जो आपस में मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे बल युग्म के कारण कुंडली
वामावर्त घूमने लगती है। ठीक है, वामावर्त घूमने लगती है। यदि इसी तरह कुंडली पर बल युग्म कार्य करेगा तो ये निरंतर कार्य करता रहेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा वामावर्त में घूमती रहेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिएगा। तो संतुलित हम लोग को करना है, तो आपके पास देखिए पहला बोला है H2SO4 प्लस NaOH, इसको एरे लेके दिया है Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O, आपको इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया था कि सबसे पहले आप मान लो ABCD ऐसे मान लो। ठीक है, मानने के बाद आप क्या करोगे कि इसको आप लिखोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कण कितना है 2, 2 में A का गुणा किए 2A। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन सबसे पहले लिखा, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल 2, 2 का A में गुणा किए 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 का B में गुणा किए तो B बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, 2 का D में गुणा किए 2D। समझ में आया, ये आपका पहला हुआ, ये आपका क्या हुआ, पहला हुआ। अब ठीक इसी प्रकार आप क्या करोगे, सल्फेट के लिए करते हो, SO4 के लिए। अच्छा, मैंने दोनों एक साथ लिया है यहाँ पर क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो सल्फेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फेट कितना, 1 का A में गुणा किए तो A बराबर, यहाँ पर कितना है 1 का C में गुणा किए C। ठीक है, समझ में आया। चलिए Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम कितना 1 का B में गुणा किए B बराबर, यहाँ पर कितना है 2 का C में गुणा किए 2C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना है 1 का B में गुणा किए B, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 का D में गुणा किए D। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग करते क्या है कि लेट अपने से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी एक की वैल्यू A होगी, तो जो सबसे बार आया होगा, तो A बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, कितना 1। तो A बराबर लेट हमने माना कि ऊपर मान लेते हैं हम लोग, लेट A बराबर हमने इसी इक्वेशन से क्या माना कि लेट A बराबर ये माना है। ठीक है, ये हमारा सपोजिशन है, माना कि A बराबर 1 है। यदि A बराबर 1 है तो इस वाले इक्वेशन से C बराबर भी 1 हो जाएगा। A की वैल्यू 1 रखोगे तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में C की वैल्यू यहाँ पर रख दो 1, तो B बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, तो B की वैल्यू कितना हो गया 2। और दूसरा बोल रहा है कि B बराबर क्या होता है D, तो इसका मतलब D की भी वैल्यू क्या है जाएगी 2। ठीक है, अब यही वैल्यू जो माने थे उसी इक्वेशन में रख दो, तो A की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, तो 2H2SO4 प्लस B की वैल्यू कितना आया है 2, सॉरी A की वैल्यू 1 आई है ना, A की वैल्यू क्या आई है 1, तो ये तो सिंपल ऐसा ही रहेगा। A की वैल्यू कितनी आई है 1, B की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2NaOH प्लस C की वैल्यू कितनी आई है 1, तो सेम उतार देते हैं Na2SO4 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2H2O। ये आपका क्या हो गया संतुलित रसायन, संतुलित क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है MgCl AgNO3 से रिएक्शन कर रहा है, तो MgNO3 बन रहा है और AgCl बन रहा है। ठीक है, और ये प्रश्न मुझे गलत लग रहा है, MgCl AgNO3। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, MgNO3 का होल ट्वाइस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए तो आइए इसको करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज। चलिए हाँ, नेक्स्ट पेज ऐड, देखिए MgCl2 AgNO3 प्लस AgNO3 और ये रिएक्ट करके बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस AgCl, यही होगा। चलिए, यही आपके पास दिया हुआ AgCl।
चलिए अब ये कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे, इसको मान लोगे ए, इसको मान लोगे बी, इसको मान लोगे सी और इसको मान लोगे डी। ठीक है, ऐसे सपोज करके मान लोगे। मानने के बाद आप क्या करोगे कि इसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, mg। क्या लिखेंगे, mg। तो mg जो है आपका, mg वो कैसा होगा, mg यहाँ पर एक है, एक का a में गुणा किए तो a हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे mg कितना है, एक है, एक का c में गुणा किए तो c हो गया। mg समझ में आया। फिर उसके बाद Cl की बात करते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे कितना, दो का a में गुणा किए 2a, कितना हो गया 2a, बराबर यहाँ पर कितना है Cl, एक का D में गुणा किए, ये हो गया D। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब आते हैं Ag के पास। Ag क्या कहता है भाई, Ag के पास एक का B में गुणा किए B हो गया। यहाँ पे Ag क्या है, एक का D में गुणा किए D हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं NO3 के पास आते हैं। डायरेक्ट NO3 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी NO3 ही है। तो NO3 यहाँ कितना है, एक का B में गुणा किए B। यहाँ पे NO3 कितना है, दो का C में गुणा किए 2C। ठीक है, अब क्या करोगे, जो मैक्सिमम टाइम बार आया है उसे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो मैक्सिमम टाइम बार जो आता है उसे 1 मान लेते हैं। तो देखिए A यहाँ भी आया है, A यहाँ भी आया है, B भी आया है, तो आप कोई भी मान सकते हो। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि A ही क्यों मानते हैं, चलिए हम लोग इस बार B मान लेते हैं। ठीक है, आपके कहने पर हम लोग क्या करते हैं, B मान लेते हैं। लेट सपोज इज B इक्वल टू 1। क्या हो गया, B इक्वल टू 1। ये हमने क्या किया, माना। ठीक है, माना कि B इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इस वाले इक्वेशन से D इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, D इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इस वाले इक्वेशन से 2A बराबर क्या होगा 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1/2। A बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और A ही C के बराबर है। तो इस वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से C बराबर भी 1/2 आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम रख देते ऊपर, A की वैल्यू 1/2, तो 1/2 MgCl2 आएगा, प्लस B की वैल्यू 1 है तो वैसे ही रख देते हैं, AgNO3 आएगा। एरो हो गया। C की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 MgNO3 का होल ट्वाइस, प्लस और D की वैल्यू 1 आई है तो AgCl ये हो जाएगा। अब देखिए कभी भी कंपाउंड जो होता है वो आधा नहीं रहता, तो हम लोग एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, एलसीएम कितना होगा 2। तो पूरे होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों साइड। ठीक है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा MgCl2, प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, AgNO3 एरो हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा तो MgNO3 का होल ट्वाइस, प्लस ये हो जाएगा 2AgCl2। ठीक है, ये आपका जो है ये करेक्ट है, ये आपका पूरा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये संतुलित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसमें। ख में हम लोग का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि Zn-H2SO4 से अभिक्रिया करा तो उत्पाद बताइए। मतलब आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया Zn-SO4 बनता है H2 में अभिकारक तथा उत्पाद, मतलब बस बताना हम लोग को। बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया है ये तो। देखिए आपको एक रिएक्शन दिया है, उसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। तो अभिकारक वो होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वो आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और उस पार्टिसिपेशन के बाद, भाग लेने के बाद जो बनते हैं, जो आपके नए बनते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो Zn और H2SO4 है, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया। और बना क्या है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है
ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था ये। अब इसी में नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड से ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों का नाम लिखना है। चलिए इसमें देखिए, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। अमोनिया NH3 को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया NH3 को बोला जाता है। अमोनियम जो होता है NH4 होता है, ठीक है, NH4Cl। इससे ऊष्मीय वियोजन मतलब आपको हीट करना है, हीट करने पर क्या होता है, NH3 प्लस HCl बनता है, HCl बनता है। तो ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तो हो गया आपके सामने, ये क्या हो गया, अभिक्रिया। उत्पाद का नाम बताना है, तो उत्पाद का नाम हो गया अमोनिया, इसका नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है, ये सर, ठीक है, अमोनिया। और इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके नाम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग। अब IUPAC नेम देखिए ध्यान से, यहाँ सुनिए, C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, तो जब भी मैंने बताया था कि RC डबल बॉन्ड O फिर R डैश मिल जाए, मतलब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O मिल जाए, तो इसका मतलब ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कीटोन ग्रुप से। किस ग्रुप से, कीटोन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब कीटोन में लास्ट शब्द क्या जुड़ता है, ओन, क्या जुड़ता है, ओन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, कितने हैं, 3, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन। ठीक है, लेकिन एक चीज और, ये जो बॉन्ड लगा है, जो डबल बॉन्ड O है, वो कितने नंबर पे है, 2, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, तो ये क्या बोलोगे, 2 प्रोपेनोन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया, पहला ये जवाब हो गया। ठीक है, दूसरा है, यहां से देखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, तो जब भी OH ग्रुप जुड़ेगा तो इसका मतलब ये एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और एल्कोहल के लास्ट शब्द में क्या जुड़ता है, ऑल, क्या जुड़ता है, ऑल। तो यहाँ से गिनते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉल। यदि आपको पूछा जाए एड्रेस करना है एल्कोहल कितने पे है, तो आप बोलोगे 1 हेक्सेनॉल। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले का उत्तर है। फिर पूछा है, निम्नलिखित परमाणु संख्या तथा संयोजकता ज्ञात करना है। पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, संयोजकता अगर निकालना है तो 2 के बाद आपने क्या भरा, 6, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप बोलोगे 2, तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। उसी प्रकार पोटेशियम, पोटेशियम आता है के जो होता है 11 नंबर पे आता है, तो परमाणु संख्या कितना हो गया, 11। भरना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 2 8 8 2 10, 1 हो गया 11। तो एक ज़्यादा है तो एक किसी को क्या करेगा, दे देगा, जो देते हैं या जो जितना लेते हैं वही उसकी संयोजकता होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब कि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उसको संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं पैलेडियम और निकिल के उपस्थिति में। ये पिछले सेट में भी कराया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं Ni मतलब निकिल और पैलेडियम के उपस्थिति में। प्रतिस्थापित अभिक्रिया मतलब कि आपको किसी समूह में से हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन ग्रुप के जो समूह होते हैं उस समूह को हटाकर विस्थापित करके खुद बैठ जाते हैं। और मैक्सिमम में कौन ऐसा करता है, तो आपको यह भी बताया था, क्लोरीन। कौन करता है, क्लोरीन। एग्जाम्पल, चलिए दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यदि इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है तो Ni और या तो PD,
दोनों की उपस्थिति में यदि इसको हीट करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक उसी प्रकार प्रतिस्थापन की बात करेंगे तो CH4 में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस ऐड करेंगे तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, क्लोरीन प्रतिस्थापित हो गया। मिसेल की संरचना क्या होती है, मिसेल एक तरह का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का चयन होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक का चयन होता है, उसमें होता क्या, जब आप मैल वाले या तेली या गंदे कपड़े को क्या करते हैं, सोप में घुलाते हो, तो सोप के जितने भी संरचना होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होने के बाद एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल। जैसे मान लीजिए ये आपका तौलिया यहाँ पर गंदा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक सोप की जो संरचना होती है, ठीक है, ऐसे करके मिसेल की संरचना बनती होती है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक विशेष प्रकार की संरचना ऐसे बनाता है और इसी संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिसेल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिसेल। ठीक है, और इसमें आपको दो वर्ड होंगे, एक जलरागी होगा, एक जल रोधी होगा। ठीक है, एक जल में घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील नहीं होता। जो जल में घुलनशील नहीं होता वही क्या करता है, वसा को बाहर खींच लाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, जब आप अम्ल को, ध्यान सुनिए, अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस समय आपका क्या होता है, लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो इस कंडीशन में जो लवण बनता है, या ये बोल सकते हैं कि इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि लवण की जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7, और 7 pH मान वाले को हम लोग बोलते हैं उदासीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, दो फॉर्मूले लिखना है। तो कपड़े को जो हम लोग क्या करते हैं, आला वाला जो टाइट करते हैं, कपड़ा जो कड़ा हो जाता है उसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। उद्योग या कागज़ जहाँ बनता है वहाँ पर यूज करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख लीजिएगा। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण मतलब कोरिजन। जब इसका पहले भी उत्तर मैंने बताया था, जब धातु क्या होता है, वायु, मॉइस्चर या जल के संपर्क में आता है तो धातु का क्या होने लगता है, खपत होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अब इसके निवारण के दो विधि याद करना है। तो पहला विधि जो होता है, अगर मेन लिखना है तो आप बोलोगे यसद लेपन, यसद लेपन, क्या लिखोगे, यसद लेपन। दूसरा विधि लिखोगे तो पेंट कर लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा। ठीक है, ग्रीस भी यूज कर सकते हैं, समझना। चले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखना है तो मूर्ति बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घर की डिजाइनिंग बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपका प्लास्टर बांधने का मतलब मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक लिखना है तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया से क्या समझते हैं हम लोग, तो पाचन क्रिया एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जटिल, ध्यान सुनिएगा, जटिल पदार्थों को क्या करता है, सरल में, ठीक है, सिंपल पदार्थ में चेंज करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं। मानव में पाचन तंत्र की क्रिया की संचित वर्णन कीजिए। तो आप इसमें क्या बताओगे, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ाया गया होगा पाचन तंत्र के बारे में। आप इसमें क्या बताओगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, ये तीनों पॉइंट लिखोगे। फिर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ होता है, कौन करता है, और क्या पाचन होने के बाद वो क्या बनता है, ये तीनों पॉइंट आप मेंशन करोगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर का अकेले आता है। फिर उसके बाद फैट बोलोगे, तो फैट कहाँ पचता है, कौन पचाता है, और पचने के बाद क्या बनता है, ये आप तीनों लिखोगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो प्रीवियस सेट में जाइएगा, जो पिछला सेट है कराया गया है उसको देख लीजिएगा और ये तीनों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है विखंडन। विखंडन अभी जस्ट पीछे समझाया हूँ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होते हैं कि दो भाग में वो क्या हो जाते हैं, लैंगिक जनन होते हैं, दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में आया था अमीबा। ठीक है, अमीबा जो होता है उनके में क्या होता है,
विखंडन होता है। पुनर्उद्भवन मतलब या पुनर्जनन कह सकते हैं, मतलब प्लेनेरिया, जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्लेनेरिया एक तरह का जीव होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कई भाग में काट देंगे तो ये क्या करते हैं, इससे एक नया बन जाएगा, ठीक है, इससे भी एक नया बन जाएगा, इससे भी एक नया बन जाएगा, तीनों भाग कटे हुए भाग से क्या हो जाएंगे, एक नया बन जाता है। इसी को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक तरह का क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कोई जीव है या कोई प्लांट है, तो जीव में जैसे नाम आता है सबसे ज़्यादा हाइड्रा का, किसका नाम आता है, हाइड्रा। हाइड्रा में होता क्या है, जब इन जनन की प्रक्रिया होती है तो हाइड्रा में से क्या होता है कि छोटा से एक बड निकलता है, ठीक है, छोटा से क्या होता है, एक बड निकलता है और ये धीरे धीरे क्या बोलता है, बड मतलब मुकुल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद ये धीरे से क्या हो, टूट के अलग हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सब बता भी गया, पूर्ण विकसित जीव में दो भागों में बांटा गया है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, विखंडन। इसी प्रकार ये विखंडन जो होता है कहाँ होता है, अमीबा में। फिर बोला हाइड्रा एंड प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में ये कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीवित निर्माण हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग पुनर्उद्भवन कहते हैं। फिर बोला गया है किसी जीव के शरीर के बाहरी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, ठीक है, मियोसिस जो होता है, समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल, क्या बोलते हैं, मुकुल, बड बोलते हैं। और इस बड का निर्माण क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधि जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, क्या बोलते हैं, मुकुलन। और ये जनरली कहाँ देखा जाता है, ईस्ट और हाइड्रा में देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जीवाश्म है और जीवाश्म जो है वो जैव विकास के प्रमाण के लिए किस भूमिका के लिए उत्तरदायित्व है। तो इस बार के सिलेबस में आपका ये प्रश्न कट चुका है। एक्चुअल में जीवाश्म जो होता है फॉसिल फ्यूल होता है जो जमीन के अंदर क्या होता है, धसे होते हैं, ठीक है। वैकल्पिक गैर परागत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का से आप क्या समझते हैं। चलिए अब चाहे वैकल्पिक बोले, चाहे गैर परागत बोले, चाहे नवीनीकरण ऊर्जा बोले, उसको हम लोग क्या समझते हैं इससे। तो देखिए जो सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जो समाप्त नहीं किया जा सकता जो ऊर्जा, उससे आपको क्या होता है, बेनिफिट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीनीकरण। जैसे हम अभी बात की है कि ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब किस प्रकार के हैं, नवीनीकरण की ऊर्जा है। किन्हीं तीन नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को विस्तार में कीजिए। तो तीन में जैसे नाभिकीय रिएक्टर ले लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, या दूसरा सौर ऊर्जा ले लीजिए, वेव तरंगे ले लीजिए, मतलब जो ज्वारीय होते हैं आपके जो वेव आते हैं उसमें डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। इन दोनों के बारे में क्या करिए, या तो वाइंड मिल ले लीजिए, जो हवा मिल होता है, पंखे जो चलते हैं वहाँ से आपको उसके बारे में बता दीजिए। तो तीनों के विषय में वर्णन कर लीजिएगा। पौधे में जल का या खनिज का, लवण का, भोजन का परिवहन का स्थानांतरण प्रक्रिया विस्तार में वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, जाइलम के बारे में बताना है, ठीक है, किसके बारे में, जाइलम के, इस प्रश्न में। और दूसरा क्या इसके बारे में बताना है, फ्लोएम को। अगर इनके बारे में कम पड़ रहा है तो जाइलम के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जाइलम ट्रैकिया, ठीक है, जाइलम वेसल्स, वाहिकाएं, ट्रैकिया, ठीक है, वाहिकाएं। दूसरा जाइलम फाइबर, तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फ्लोएम में होता है सीवी ट्यूब, ठीक है। और कंपेनियन सेल, साथी कोशिका। दूसरा फाइबर, फ्लोएम फाइबर मतलब फ्लोएम तंतु, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आपके इन चारों के विषय में बता दीजिएगा, आपको 6 नंबर क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। समझ में। चल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।